और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम का मिजाज बदल गया है पूरी तरह से। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है और सुबह लगभग 6:30 बजे से ये झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिल रही है। मौसम बेहद सुहाना, लेकिन इस भारी बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव की खबरें भी सामने आ रही हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों को दिक्कतें भी बढ़ने लगी है, क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त शुरू हो रहा है और जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो दिल्ली एनसीआर में इस बारिश का असर भी सड़कों पर सामने आने लगेगा। और बारिश के बाद हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और मैं इस वक्त अक्षरधाम पर हूँ और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। सुबह का मौसम है और सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई और काले काले बादल छाए हुए हैं। बस परेशानी उनके लिए है जिनको सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, जो उनके लिए थोड़ी आज परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज सुबह बारिश होने से आने जाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए जो लोग इस मौसम में बाहर निकलना चाहते, घूमना चाहते, उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। आज तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि आज इस पूरे हफ्ते लगातार हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी और आज देखिए सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर सभी जगहों पर बारिश हो रही है, इसलिए मौसम अच्छा है। काले बादल छाए हुए हैं, सुबह का वक्त है, इसलिए उमस भी बिल्कुल भी अभी फिलहाल नहीं है और मौसम विभाग का कहना था फिलहाल इस हफ्ते जो है थोड़ी सी उमस से राहत रहेगी, क्योंकि कल तक जो तापमान था वो 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था और जो न्यूनतम तापमान था वो 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेकिन आज जो तापमान है वो लगभग 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक कम रहने की संभावना है, तो 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रह सकता है आज का। तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति आपने देखी। बात गुजरात की करें तो गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सूरत में 3 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है और पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कई जगह हालात बेहद गंभीर। हर तरफ बस पानी ही पानी, सड़कों पर जल भराव के बीच पानी के बीच जूझते आम लोग। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के बीच कुछ लोग इस कार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सूरत शहर में रविवार शाम 6 बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। कल रिकॉर्ड 24 घंटे में 9.5 इंच बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की कई सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह तो सड़कों पर भरे पानी में वाहन बंद पड़ गए थे। शहर के मीठी खाड़ी क्षेत्र में 150 घरों में पानी भर गया। पूरा इलाका तालाब बन जाने से लोग प्रभावित हुए हैं। दुकानों में भी पानी भर गया है। लोगों को खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। पानी में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। काफी संख्या में लोगों को बाहर भी निकाला गया है। बता दें कि रविवार शाम 2 घंटे में ही 4 इंच पानी बरसा था। उसके बाद रात भर बारिश हुई। सोमवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक 3.5 इंच बारिश हुई, जो मंगलवार को भी जारी रही। आज भी मौसम विभाग ने सूरत और आसपास के इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात के साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचाल और दाहोद जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बाकी गुजरात के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इधर खबर यह कि बाढ़ ने सूरत जिले के सानिया हिमाद गांव को अपनी पूरी तरह से आगोश में ले लिया है। गांव में हर साल बारिश का पानी भर जाता है, जिससे इस बार बाढ़ के बाद ग्रामीण गुस्से में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गया है। तस्वीरों से ही बाढ़ की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर तो कई फीट तक पानी भर गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल इसी तरह पानी भरता है, लेकिन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करता। हालांकि सूरत नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि अवैध निर्माण के कारण जल निकासी नहीं हो पाती है। प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर कोई एक्शन नहीं लेता है, जिससे गांव की ऐसी सूरत नजर आ रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मुरैना में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। यहां हॉस्पिटल के मरीजों के वार्ड में पानी भरा हुआ है। तस्वीर मुरैना के अस्पताल की है, जहां कुछ ही देर में बारिश के बाद अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल के सभी वार्ड डॉक्टर के चैम्बर में पानी भर गया। पानी के बीच में मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पानी भरने की वजह से बिजली भी कट गई है। अस्पताल में भर्ती गर्मी से परेशान है। अस्पताल में नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर पंखा नहीं चल रहा है। पानी में खड़े होकर लोग हाथ पंखे का सहारा ले रहे हैं। अस्पताल की दूसरी तस्वीर देखिए। अस्पताल की लॉबी में लोगों को घुटनों तक पानी भर गया है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी घुटने तक पानी में अपना इलाज करा रहे हैं। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर एक गांव में बुलडोजर एक्शन जारी है। घरों को आखिर क्यों ढहाया जा रहा है, मौके पर पुलिस क्यों तैनात है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बरेली के गौसपुर में बुलडोजर फुल एक्शन में है। ये उन लोगों के घर हैं जिन पर आरोप है कि मुहर्रम के दिन इन लोगों ने जिस युवक की पिटाई की थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन ने इनके घरों की पहचान की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। मतलब वो अपने खेत को जा रहा था, तो बच्चों में विरोध हो रहा था, उसने कहा सुनी करी कुछ, तो उसे खींच के ले गए। हाँ, और उसे इतना मारा कि वो जान से ही मार के छोड़ा। उन लोगों का प्रोग्राम पहले ही से था उनका कि हम इन्हें मारेंगे। हाँ, मारेंगे। आरोप है कि 19 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस नए रास्ते से निकाला जा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। सुबह जब जुलूस की वापसी हुई तो उसमें शामिल कुछ शरारती लोगों ने विरोध करने वालों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 मुकदमे लिखे गए हैं। 2 मुकदमों में लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 लोगों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस के साथ हुई थी उनकी, और उसमें से एक व्यक्ति की गोली भी लगी थी। और अभी पूरे गांव में अभी शांति है और सभी को यह भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह में कोई विश्वास न करे, और कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप हमें बताएं। बरेली के शाहपुर थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने पहले आरोपियों के घर पर निशान लगाए, फिर 8 घरों को तोड़ दिया गया, क्योंकि ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया था कि जब तक घर नहीं तोड़े जाएंगे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जब तक मकान नहीं खसा जाएंगे जब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बुलडोजर चलने के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और अब बात नीट यूजी से जुड़ी बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नई मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि गड़बड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नीट यूजी के असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। वहीं अदालत का ये फैसला एनटीए और केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो आलोचना झेल रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से दोहराया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट आएगी और काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट 1-2 दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा। वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, ऐसा हमारी भरोसा भी। सरकार ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए राधाकृष्णन कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एनटीए में सुधार किया जाएगा। कि हमें आज 21st सेंचुरी स्तर की एक संगठन एनटीए को बनाना है। हमें ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री, 0 एरर वाला ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को बनाना है। अदालत के फैसले पर रीनीट कराने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा, सुनिए। कोर्ट हैज टुडे रिजेक्टेड आवर प्रेयर फॉर रीनीट. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh.
बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कल से ही जारी थी सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़। सेना को मिली थी आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का एक एनसीओ भी घायल हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया और कई घंटे के ऑपरेशन के बाद अब यह कामयाबी हासिल मिली। प्रचंड प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में त्रिमुखा टॉप पर आतंकियों के होने की जानकारी मिली। इसके बाद उस इलाके को घेर लिया गया है। मौके पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छिपे हुए आतंकी की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग भी की गई, जिसका जबरदस्त जवाब दिया गया। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। अंधेरे में ऑपरेशन में मुश्किल होने के बावजूद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा है। पिछले हफ्ते भी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। द्रोड़। इस बीच पुंछ के कृष्णा घाटी में घुसपैठ विरोधी अभियान में घायल जवान सुभाष चंद्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मंगलवार तड़के एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान मुठभेड़ में लांस नायक सुभाष चंद्र घायल हो गए थे और फिर देर शाम उनके शहादत की खबर सामने आई। डीआरडीओ आज करेगा मिसाइल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में होगा मिसाइल परीक्षण। मिसाइल परीक्षण के लिए 10 गांव खाली कराए गए। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। 3, 2 ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ आज मिसाइल का परीक्षण करेगा। मिसाइल के परीक्षण से पहले डीआरडीओ ने बालासोर के 10 गांव को खाली कराया। परीक्षण रेंज के 3.5 किलोमीटर के दायरे को खाली कराया गया है। इस रेंज में आने वाले 10 गांव के 10,000 से अधिक लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस की भी तैनाती की गई है। डीआरडीओ ने चांटीपुर स्थित परीक्षण रेंज से मिसाइल परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली है। डीआरडीओ के मुताबिक परीक्षण ITR के लॉन्च साइट नंबर 3 से मिसाइल परीक्षण किया जाएगा। और अब खबर कल पेश हुए आम बजट की। बजट पर आज से चर्चा शुरू होनी है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री इस चर्चा के बाद 30 जुलाई को बजट पर बहस का जवाब देंगी। 7 to 10 lakh rupees, 10%. वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, MSME और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 4.25 घंटे का समय आवंटित किया गया है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस को 2 घंटे 20 मिनट का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत पूर्व मंत्री P चिदम्बरम करेंगे। इस बीच बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आज संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बजट पर हम लोगों ने चर्चा की। ये बजट 3/4 हिंदुस्तान के राज्यों में, खास तौर से उन राज्यों में विशेष रूप से जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह विकास के नाम पर शून्य कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस और डीएमके ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा, पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इस बीच बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बजट को लेकर बात की। और बजट में मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए जिससे लोगों को कुछ फायदा होगा। सरकार ने ओल्ड रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ न्यू रिजीम में मामूली राहत दी है। 0 से 3 लाख की आमदनी है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 7 लाख से 10 लाख पर 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है
और आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। और यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने पूछताछ की है। लखनऊ में 9 घंटे तक ईडी ने एल्विश यादव से पूछताछ की है। सांप की तस्करी के बारे में कई सवाल ऐसे थे जो ईडी को करना था। इन 9 घंटों के दौरान उस पर सवाल पूछा गया है। महंगी गाड़ियां, विदेश की यात्रा के बारे में भी सवाल जवाब किए गए हैं। 30 जुलाई को एक बार फिर से एल्विश यादव से ईडी पूछताछ करेगी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोबरा कांड में ईएफ के अधिकारियों ने पूछताछ की है। ईडी ने एल्विश को बीती 8 जुलाई को तलब किया था। हालांकि विदेश में होने की वजह से उसने मोहलत मांग ली थी। इसके बाद कल एल्विश ईडी के सामने पेश हुए। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। सांपों के जहर से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर चार्जशीट भी की थी, जिसको आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये भी बात सामने आई है कि ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले की भी जांच करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर ये भी आई है कि ईडी एल्विश यादव के साथ साथ बड़े होटल्स, रिसोर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ करेगी। हालांकि एल्विश ने ईडी की पूछताछ पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एल्विश अपनी बात आप बता दीजिए, क्या पूछताछ की आपने? क्या दोबारा भी पूछताछ की? आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे? एल्विश अपना पक्ष अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे आप? अब 30 तारीख को फिर ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ने मई में मामला दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। कथित तौर पर सिंगर राहुल के एल्विश यादव से संबंध है। नशे के लिए पार्टियां आयोजित करने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल और अपराध से अर्जित आय की ईडी जाँच कर रही है। एल्विश यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। अप्रैल में नोएडा पुलिस ने इस मामले में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने वाले बयान पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता घिर गई हैं। अब तक विरोधियों के निशाने पर रही ममता के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने भी आपत्ति जताई है और एक नोट भेजा है। बांग्लादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसमें ममता ने कहा था कि वे हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं। पड़ोसी देश ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, ममता बनर्जीर प्रति यथायथ सम्मान रेखे बोलते चाই তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার, ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই नोट दी আমরা জানিয়েছি। दरअसल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में कहा था, अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। ममता ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा।